आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यह कहानी एक छोटे से गांव नारायणपुर की है, जहां बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और बर्फ की ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर हो गए थे। इस सर्द के मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थम कर दी थी। इस बार ठंड ने तो सच में हद कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ रामो एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक वह मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप जंगल क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है। पिताजी, बेटी, मैं भी जानता हूँ कि यह ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। यह लकड़ियाँ ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊं तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। लक्ष्मी, जल्दी से खाना लगा दे। मुझे सुबह जल्दी जंगल जाना है ताकि दिन ढलने से पहले लकड़ियाँ काटकर वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? यह कैसे हो गया? लक्ष्मी, कल ही तो सोचा था कि लकड़ियाँ बेचकर कुछ आटा, दाल, चावल ले आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप ही हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं बची। ऊपर से यह ठंड हमारी जान ले रही है। बस यह कुछ लकड़ियां भी आज खत्म हो जाएंगी। लक्ष्मी, रो मत। यह मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। बर्फ की ठंड ने पूरे गांव नारायणपुर को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में रामू जैसे मेहनतक श्लोक भी परेशान हो गए थे। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें हर हाल में काम करना था, चाहे ठंड जान ही क्यों ना ले। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियाँ नहीं काटूं तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? यह ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। रामू ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झकझोर दिया था। लक्ष्मी, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा। पिताजी, तो आप क्या करेंगे? अब कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे मुखिया हरिलाल से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। बस मुझे थोड़ा आराम चाहिए। पिताजी, आप सच में उधार लेंगे? अगर हालात ऐसे ही रहे तो और कोई रास्ता नहीं है। कल फिर से मेहनत करूंगा। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए रामू मुखिया हरिलाल के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मुझसे करवाना होगा। क्या कह रहे हो हरिलाल? यह क्या फालतू की बात कही है? तुमने मेरी बेटी के भविष्य से खेलना आसान समझते हो। यह तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। तुम मुझे पैसे लौटा नहीं सकोगे तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी।
मैं किसी भी हालत में तुम्हारी यह शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूंगा। याद रखना, ऊपर वाला है जो किसी को परेशान करने का हक नहीं देता। रामू पैसे लेकर गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। रामू पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त सोहन उसे मिलता है। रामू भाई, क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद देखा। तुम्हें कहीं जा रहे हो क्या? हाँ सोहन भाई, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुखिया हरिलाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन वह मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उसे ही करना होगा। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। यह तो बहुत बुरी बात है। रामू भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है सोहन, लेकिन सच में अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड ने काम करने की भी हिम्मत छीन ली है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही है। रामू, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है रामू भाई, घर में खाने के लिए राशन नहीं, खेत खराब हो गए हैं। दीदी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। रामू वहाँ से चला जाता है और सोहन भी अपने घर चला जाता है। सोहन के पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। रामू ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह मुखिया हरिलाल से करा दे, अगर वह उधारी चुका नहीं पाया। तो क्या सच में रामू का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया? वही, और तू जानती है, उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता, अब कहाँ से लाएगा? वह पैसे बेचारा तो अब पूरी तरह फंसा हुआ। ऐसा है, सच में वह रामू तो बुरा ही फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। और उसकी बेटी लक्ष्मी का क्या होगा? अब मुखिया हरिलाल के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी पूरी बर्बादी कर देंगे। बिल्कुल, उसकी बेटी की शादी तो अब तय है, बस इंतजार कर रहे हैं कि तब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। अब यह सब तो सिर्फ उसका भाग्य ही तय करेगा, और उसके बाद हमें तो और भी हंसी आएगी। वह अपनी मेहनत से खुद को बर्बाद करता है और हम यहाँ बैठकर उसका मजाक उड़ाते आते हैं। सोहन और उसकी पत्नी रामू की मुसीबत पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही खराब थी। वे सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। क्या रामू अपनी मेहनत और समझदारी से इस बुरे दौर से बाहर आ पाएगा या उसकी बर्बादी इसी तरह तय रहेगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रामू ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष इंतजार कर रहा था। रामू भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता। वह लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो बेचारी कंबल में लेती है। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। पिताजी, डॉक्टर को बुला दो। लक्ष्मी, चिंता मत कर, मैंने आग जला दी है, तू थोड़ी देर में ठीक महसूस करेगी। डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करूंगा, बस तू हिम्मत रख। ऊपर वाले, अब तुझे से आस है मेरी। लक्ष्मी को ठीक कर दे। मैं डॉक्टर को कैसे लाऊं जब घर में पैसे भी नहीं बचे हैं? लक्ष्मी की बिगड़ती हालत ने रामू को मजबूर कर दिया। ठंड से बेहाल और निराश रामू आखिरकार डॉक्टर के पास मदद मांगने पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है, कृपा करके चलिए, उसका इलाज कर दीजिए। रामू, तेरी हालत तो मैं जानता हूँ, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा। जैसे भी हो
बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, यही समस्या है। बिना पैसे के इलाज चाहते हो? सुन, जब पैसे हो तब आना, अभी मुझे अपना समय खराब मत कर। रामू निराश होकर वहां से आ जाता है। तभी उसे उसका दोस्त सोहन दिखाई देता है। अरे रामू, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है? सोहन भाई, मेरी लक्ष्मी बहुत बीमार है, हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। मैंने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे मांगे। अब ना मेरे पास पैसे हैं, ना कोई और सहारा। भाई, तेरी हालत सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं? मैं खुद भी इस ठंड से बेहाल हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा है। सोहन, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। तूने हमेशा मुझे अपना भाई कहा है। एक बार मेरी मदद कर दे, बस थोड़ा सा सहारा दे दे, मेरी बेटी की जान बच सकती है। रामू, मेरी बात समझ। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा। अगर कुछ होता तो सबसे पहले तुझे ही देता। सोहन, क्या अब इंसानियत भी ठंड में जम रही है? मेरी बेटी की जान पर बनी है। अगर तू भी मना करेगा तो मैं किससे उम्मीद करूं? रामू, मेरी बात समझ। मैं मजबूर हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि वह तुझे इस मुसीबत से निकाल दे। बस मेरे लिए भी दुआ करना। सोहन रामू को पीछे छोड़कर चला जाता है। रामू वहीं खड़ा रहता है, अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ। रामू जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सोचता है कि कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही सब करना होगा। रामू को जंगल में एक तांत्रिक मिलते हैं। उनके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है। रामू जल्दी से उसे पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ न होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। यह मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल मैं देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे? क्या आपको किसी ने साथ नहीं भेजा? बेटा, मैं जंगल से कुछ जरूरी जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यहाँ यह भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाए, पर तूने आकर मेरी जान बचा ली। तांत्रिक अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक कांच की बोतल निकालते हैं। वे इसे रामू को सौंपते हैं। बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुझे यह चीज देना चाहता हूँ। इसे मामूली मत समझना। यह बोतल तेरे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तेरे पास कोई रास्ता ना हो और तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी खोलना। रामू तांत्रिक का धन्यवाद करता है। वह तांत्रिक की ओर देखता है, लेकिन जब वह पलटकर दोबारा देखता है तो तांत्रिक वहां से गायब हो चुके होते हैं। रामू थका हारा घर लौटता है। उसकी बेटी लक्ष्मी बिस्तर पर पड़ी हुई है, बहुत कमजोर लग रही है। रामू उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में निराशा और थकान साफ नजर आती है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था, पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बेटी, बस अब कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहाँ पर मुखिया हरिलाल आ जाता है। रामू, तुम मेरे पास आए थे, अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अब भी वक्त है। अपनी बेटी की विवाह मुझसे कर दे तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। मुखिया हरिलाल, क्या तुम नहीं समझते? मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्या हो? मुखिया, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे आदमी से कभी नहीं होगी। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने मुझे अपनी मदद से इनकार किया था। मेरी मदद से तुम सारे कर्ज से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारी मदद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ठीक है रामू, मैं देखूंगा कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर पाओगे। अगर मेरी बेटी को तुमसे शादी करने का मौका मिलेगा तो मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन मैं उसे तुम्हारी जैसी सजा से बचाऊंगा। मुखिया हरिलाल गुस्से में बाहर चला जाता है और रामू चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकल्प और संघर्ष की भावना गहरी होती है। पिताजी,
आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी मुखिया हरिलाल से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वह तो हट जाएगा। मेरी किस्मत का क्या है, मुझे सहलंगी पर आप तो आराम से जी सकते हैं। नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे उस मुखिया के पास कभी नहीं भेज सकता। तेरी जिंदगी बहुत कीमती है और मैं तुझे किसी के हाथों नहीं बेच सकता। तू मेरे लिए सबसे अहम है। मैं खुद अपनी जिंदगी में संघर्ष कर सकता हूँ, लेकिन तुझे कभी किसी के सामने नहीं झुका सकता। हम किसी भी हालात में हार नहीं मानेंगे। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मुझे यकीन है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। पिताजी, लेकिन आप जो कर रहे हैं वह बहुत कठिन है। आप मुझे यह सब करने से बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप परेशान ना हो। मैं नहीं चाहती कि आप और कष्ट झेलें। बिल्कुल नहीं बेटी, मैं तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तू देख, ऊपर वाले की मदद से हम सब कुछ ठीक करेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। मेरी जिंदगी में तू ही तो है और मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। परेशान होकर रामू मंडी में जाता है और वहाँ एक आदमी से बातचीत करता है। भाई, तुम लकड़ी का काम करते हो ना? क्यों ना तुम अपनी लकड़ियां शहर में जाकर बेचने का सोचो। इस समय शहर में लकड़ी की बहुत बड़ी डिमांड है। वहाँ लोग कड़ी ठंड में गर्मी के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे हैं। अगर तुम वहाँ अपनी लकड़ियां बेच सको तो अच्छा पैसा कमा सकते हो शहर में। पर मुझे तो पता नहीं था कि वहाँ कोई लकड़ी खरीदेगा। यहाँ तो इतनी मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो वह सही लगता है। अगर सच में वहाँ लकड़ी की डिमांड है तो यह एक मौका हो सकता है। मैं कल ही शहर जाने की सोचता हूँ। सच में भाई, मौका हाथ से मत जाने देना। यह ठंडी का मौसम है, लोग अब ज्यादा लकड़ी खरीद रहे हैं। तुम्हें मिलेगा तो थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। कोशिश करो। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी मदद की है। अब मुझे लगता है कि हमारी तकलीफें दूर हो सकती है। मैं आज ही शहर के लिए निकलता हूँ। रामू अपने घर के बाहर खड़ा है, सिर झुका हुआ, परेशान और सोच में डूबा हुआ। वह चिंतित है कि शहर तक कैसे लकड़ियां पहुंचाएगा, क्योंकि पास में लकड़ियां नहीं है। तभी उसे तांत्रिक की दी हुई कांच की बोतल याद आती है, जिसे तांत्रिक ने उसे बहुत खास बताकर दी थी। रामू उस बोतल को नीचे फेंकता है और जैसे ही बोतल जमीन पर गिरती है, अंदर से चमत्कारी रूप से लकड़ियां बाहर निकलने लगती हैं। रामू की आंखें चौंक जाती हैं। वह यह देखकर हैरान रह जाता है। अल्लाह का शुक्र है, यह लकड़ियां तो जादुई लगती है। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह लकड़ियां शहर ले जाकर बेचता हूँ और फिर से अपनी जिंदगी को बदलता हूँ। वह जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। रामू शहर पहुंचता है, लकड़ियां बेचता है और धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाता है। अब उसकी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं और वह खुशहाल जीवन जीने लगता है। कुछ दिनों के बाद एक गरीब आदमी रामू से लकड़ी मांगने आता है। रामू भाई, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। मैंने सुना है कि आपके पास काफी लकड़ियां हैं, मैं खरीदने आया हूँ। भाई, मैं अब लकड़ियां नहीं बेचते। लेकिन क्यों, क्या आप इन लकड़ियों का व्यापार बंद कर रहे हैं? मैंने सोचा है कि इन लकड़ियों को बेचने से अच्छा है कि मैं अपने गांव के उन गरीब लोगों की मदद करूं जो इस ठंड में लकड़ी खरीदने की हालत में नहीं है। यह तो बहुत बड़ी बात है रामू भाई, लेकिन आपका क्या? आपकी अपनी जरूरतें ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। आज से मेरे घर से कोई भी गरीब खाली हाथ नहीं जाएगा। उसने न सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी बना, बल्कि मुखिया हरिलाल का कर्ज भी चुका दिया। अब रामू के ऊपर कोई बोझ नहीं था और उसकी ईमानदारी और उदारता की चर्चा पूरे गांव नारायणपुर में हो रही थी। और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे।